द मास्टर प्रकाश क्लासेस में आप सभी भावी अध्यापकों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम पुनः अपने प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला में अगला प्रैक्टिस सेट लेकर आप लोग के मध्य उपस्थित हुए हैं, जिसमें सबसे पहले हिंदी के 20 प्रश्नों को देखेंगे और उसके बाद टॉपिक वाइज सारी जो है पोर्शन वाइज सारे सब्जेक्ट को कवर करेंगे। तो हिंदी के 20 प्रश्न को पहले देखते हैं। चलिए देर न करते हुए और फटाफट जो है प्रश्न को करेंगे। कमेंट बॉक्स में आप लोग भी अपने उत्तर को जो उत्तर सही होगा उसको लिखते रहेंगे। ठीक, तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। ताक और ताक शब्द का सही युग्म अर्थ जो है बताना है। तो ताक का अर्थ क्या होता है और ताक का अर्थ क्या होता है? तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा कमेंट करके आप लोग बताइए इसका कौन सा सही होगा। तो इसमें ताकना फल होगा, घूमकर देखना दीवार का आला होगा, या लहर या रक्षक होगा, रक्षक या घोड़ा होगा। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो आपका बी है ये सही हो जाएगा। एक ताक का अर्थ होता है घूम कर देखना, जैसे आप कहीं पे जा रहे हैं और पीछे घूम कर जब देखते हैं तो उसको कहा जाएगा ताक। ठीक, और नेक्स्ट दूसरा जो ताक लिखा गया है ये दीवार का आला का तात्पर्य है दीवार में जो पहले पुराने घर होते थे वहाँ पे जो है क्या कहते हैं खोद कर उसको दिया या बाती रखने के लिए जो जगह बनाया जाता है उसी को दीवार का आला कहा जाता है। तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न पे चलते हैं और अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा। तो सूर्योदय का संधि विच्छेद जो होगा कौन सा होगा, सही उत्तर कमेंट करके बताइए आप लोग भी। तो इसमें जो सही हो जाएगा वो सूर्य धन उदय हो जाएगा। सूर्य और धन उदय कहाँ पे है देखते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन में है, ये सही हो जाएगा। ठीक, बहुत अच्छे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इसी तरह से कमेंट करके आप लोग उत्तर को देते रहें। तो इसमें अगले में पूछा जा रहा है कि संधि विच्छेद कौन सा शुद्ध नहीं है। तो सही जो शुद्ध नहीं है उसी के बारे में बताना है। तो यहाँ पे मात्रा धन आनंद लिखा है, सदा धन अयव लिखा है, और पितृ धन अनुमति लिखा है, और परम धन आधार्य लिखा है। तो इसमें जो सही नहीं है वो मात्रा धन आनंद लिखा है। ये मात्रा और आनंद जो होगा मात्रा आनंद होगा, तो यहाँ पे मात्रा आनंद लिखा गया है, इसलिए आप जो है गलत हो जाएगा आपका, यही शब्द शुद्ध नहीं होगा। पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जिसका पहला पद विशेष और दूसरा पद माफ कीजिएगा जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष हो वो कौन सा समास कहलाता है। प्रथम पद विशेषण होना चाहिए और दूसरा पद जो है विशेष होना चाहिए। तो इसमें जो होता है वो आपका कौन हो जाएगा, अव्ययी भाव समास से होगा, या द्विगु समास से होगा, या तत्पुरुष समास, या क्रमधारय समास। चलिए बताइए कमेंट करके कौन सा सही होगा इसका। तो इसमें जो सही होता है वो आपका डी ऑप्शन क्रमधारय समास में ऐसा होता है जिसका प्रथम पद यानी पहला पद जो है विशेषण होता है और दूसरा पद जो होता है विशेष होता है। ठीक, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगले में पंक्ति लिखी गई है उस काल मारे क्रोध के तन कांपने लगा, जागो मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो इस पंक्ति में जो है कौन सा रस है ये बताना है। तो इसमें जो रस का वर्णन किया गया है वो रौद्र रस का वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है एक वाक्य दिया गया है और इस वाक्य को किसने कहा है ये पूछा जा रहा है। ये कथन जो है किसके द्वारा कहा गया है। जैसे वाक्य रसात्मक काव्यम, इस वाक्य को या इस लाइन को किसके द्वारा कहा गया है ये बताना है इसमें। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो होगा विश्वनाथ, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये सही होगा। ठीक, विश्वनाथ के द्वारा जो है वाक्य रसात्मक काव्यम को कहा गया है। नेक्स्ट पे चलेंगे। छंद कितने प्रकार के होते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है, सभी लोग जानते होंगे। छंद आपका कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, या 5 होते हैं। तो आप लोग सभी लोग पढ़ते होंगे, पहला वर्णिक छंद पढ़ते होंगे, ठीक, और दूसरा जो है मात्रिक पढ़ते होंगे, एक और होता है तो उसको कहते हैं मुक्तक। ठीक, कौन सा छंद, मुक्तक। तो मुक्तक जो है ये कितने हो जाए 1 2 3 छंद कितने होते हैं 3 प्रकार के। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट मूक होई वाचाल पंगु चढ़ई गिरवर गहन, जसु कृपा सो दयाला द्रबहु सकल किलिमल दहन। तो इसमें पूछा जा रहा है कौन सा छंद है।
तो इसमें छंद बताना है आपको, दोहा छंद हो जाएगा, चौपाई छंद होगा, या सोरठा होगा, या बरवय होगा। बताइए इसका कौन सा सही होगा। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो आपका सोरठा छंद इसमें उपस्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट पे चलेंगे। इसमें पूछा जा रहा है विलोम शब्द कौन सा विलोम शब्द का युग्म नहीं है। तो विलोम शब्द का युग्म नहीं ढूंढना है इसमें। तो प्रवृत्ति का निवृत्ति ये होगा, या बहिरंग का अंतरंग होगा, या प्रत्यक्ष का प्रवृत्ति होगा, या पदोन्नत का पदावनत होगा। बताइए कमेंट करके कौन सा इसका आंसर सही होता है। तो चलिए देखते हैं, इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि प्रत्यक्ष का प्रवृत्ति नहीं होगा। बाकी सारे जो है सही हैं, ये भी सही है, ये भी सही है, और ये भी सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट पे चलेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि द्रौपदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बहुत अच्छा प्रश्न है। द्रौपदी का पर्यायवाची जो शब्द नहीं होता है वो रमणी होता है, माफ़ कीजिएगा, रमणी नहीं होता है। बाकी द्रुपद सुता होता है, याज्ञसेनी होता है, और पांचाली होता है, तीनों होते हैं। मगर ये रमणी जो है ये द्रौपदी का पर्यायवाची शब्द नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कालिंदी का पर्यायवाची शब्द क्या है। बहुत अच्छा प्रश्न, आप लोग सभी जानते होंगे कालिंदी का पर्यायवाची शब्द है। कमेंट करके बताइए कौन सा होगा, सरस्वती हो जाएगा, या लक्ष्मी होगा, या गंगा होगा, या यमुना होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर देखते हैं, आप लोग कमेंट करिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है यमुना जो है इसका कालिंदी का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है मुद्री का तत्सम बताना है। मुद्री का तो मुदी होगा, या मुंदरी होगा, या मुद्रिका होगा, या मुद्रिका होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये इसका मुद्री का तत्सम जो है मुद्रिका होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है। तो आप लोग वर्णों के बारे में जब पढ़ रहे होंगे तो जानकारी मिली होगी कि जो है ये स्पर्शी व्यंजन जो होते हैं उसका पहला और तीसरा और उसके बाद पाँचवा जो होता है ये अल्प प्राण होता है, और दूसरा और चौथा जो होता है ये महाप्राण होते हैं। तो इसमें पहला और तीसरा पाँचवा कौन सा है, ये अल्प प्राण के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसमें च और ज और इया जो है ये दूसरे में मिल रहा है, यही जो है आपका क्या हो जाएगा, अल्प प्राण हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, और इसमें पूछा जा रहा है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दिया है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी को ने जो है आदिकाल को ये बीजोपन काल कहा है। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट की तरफ चलेंगे। इस प्रश्न में जो पूछा जा रहा है उसमें छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले किसमें दिखलाई पड़ी थी। तो जो छायावादी प्रवृत्ति की रचना जो है वो मुकुटधर पांडे की रचनाओं में दिखाई पड़ी थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये सब प्रश्न जो है इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं। नेक्स्ट पे चलेंगे, और यहाँ पे जो है आपकी एक कविता दी गई है, पढ़ते हैं कविता को, उसके बाद फिर जो है प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे। तो दंभ का जहाँ जहाँ पड़ाव था, सत्य से जहाँ जहाँ दुराव था, वह चला कि अग्निबाण मारता, पाप की आहा आहा उजाड़ता, वज्र बन गिरा गिरे विचार पर। तो चलिए देखते हैं इसमें प्रश्न को। तो इसमें प्रश्न जो पूछा जा रहा है दुराव शब्द से तात्पर्य क्या है। तो जो दुराव शब्द का तात्पर्य है वो आवरण से है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, जहाँ जहाँ शब्द का विपरीतार्थ बताना है। जहाँ जहाँ जो शब्द है इसका क्या तात्पर्य है ये बताना है इसमें। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा, जो कि भिन्नार्थी शब्द युग्म है। एक जहाँ का दूसरा अर्थ होगा और दूसरे जहाँ का अर्थ दूसरा होगा। ठीक, तो ये ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नहीं, जहाँ जहाँ का जो है ये ऑप्शन जो होगा, ये एक जहाँ यहाँ पे लिखा गया है, दूसरा जहाँ फिर लिखा गया है, तो ये पुनरावृत्ति हो रही ना, एक बार ना लिख के दो बार लिखा गया है, तो पुनरुक्त शब्द युग्म है ये, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी नहीं होगा इसका। चलिए अगले पे चलते हैं। अगले में पाप का विलोम शब्द जो है क्या होगा, सभी लोग जानते हैं पाप का पुण्य होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका।
ऑप्शन ए सही होने के साथ साथ अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है नौजवान शहीद ने किसे नष्ट किया। तो नौजवान शहीद जो था उसने जो है क्या कहते हैं अहंकार और असत्य को जो है नष्ट किया। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न छोटा हुआ है नहीं, ठीक है। चलिए अगले पे चलते हैं 20 नंबर पे। इसमें पूछा जा रहा है कि गिरे विचार से क्या तात्पर्य है। तो इसमें जो तात्पर्य है गिरे विचार का वो फर्स्ट में है, जो कि सत्य और हित के परे विचार से इसका तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले पोर्शन पे। आप लोग के कमेंट हमको मिले हैं जिसमें कहा गया है कि जो है नहीं पढ़ाते हैं आप, तो कम से कम आंसर को भी बता दिया करें, ठीक। तो आप लोग जो है इसको पढ़ें। चलिए इंग्लिश वाले जो है इसको पढ़ लेंगे और उसके बाद हम ऑप्शन के प्रश्नों के ऑप्शन को बता देंगे जो सही होगा। आप लोग उसको देख लीजिएगा। और जो मित्र मैथ के गणित के जो है गणित को सॉल्व करना चाह रहे हैं वो हमारे टेलीग्राम से जुड़ करके जो है उसके PDF प्रैक्टिस सेट का लोड कर ले और वहाँ से मैथ को हल कर लिया करेंगे, ठीक। तो इसमें जो पहला इसका जो सही होगा यानी 21 नंबर में वो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, नाउन है, ठीक। अगले पे चलेंगे, हम केवल उत्तर को बताते चलेंगे, आप लोग देखिएगा। इसमें जो सही हो जाएगा वो आपका और सही होगा, बी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 23 नंबर में जो आपका सही हो जाएगा वो फर्स्ट सही हो जाएगा, सब्जेक्ट है ये, ठीक। अगले पे चलेंगे 24 नंबर में ऑप्शन आपका जो सही होता है वो बी सही हो जाएगा। आप अगले पे चलेंगे 25 नंबर में ए सही हो जाएगा, ठीक। एंड नेक्स्ट है आप लोग इसको भी जो है पढ़ें और उसके बाद नीचे प्रश्न दिया गया है 26 नंबर, जो कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट 27 नंबर में जो आपका सही हो जाएगा वो आपका बी सही हो जाएगा, ठीक। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगले प्रश्न में ए सही हो जाएगा और उसके बाद फिर 29 नंबर में बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 30 नंबर में आपका ए सही हो जाएगा, ठीक। और ये सारे प्रश्नों को अब जल्द ही जो है हमारे जो मास्टर साहब हैं उनके द्वारा कराया जाएगा आप लोग को, ठीक। संस्कृत के भी हम जो है उत्तरों को बता देते हैं और आप लोग का सबसे अधिक संस्कृत के ही बारे में जो है कमेंट मिले हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसको भी फटाफट। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो आपका इस पहले वाले का यानी 31 नंबर का बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे 32 नंबर में। तो 32 नंबर में जो सही हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है, चलिए हम इसको पढ़ भी देते हैं। अभिता परिता योगे विभक्ति में जो है भवति जो है ये कौन सी विभक्ति है इसका। तो इसमें जो विभक्ति हो जाएगी वो ऑप्शन नंबर बी यानी द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। नेक्स्ट पे चलेंगे नायकः इत्यस्य पदस्य संधि विच्छेदस्ति। तो इसमें कौन सा संधि विच्छेद है नायक में, नायकः, ठीक। तो इसमें जो संधि विच्छेद हो जाएगी वो आपका बी ऑप्शन नय धन अकः, ये संधि विच्छेद हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है इति अपि अत्र संधि भविष्यति। तो इसमें जो है इसका संधि विच्छेद जब करेंगे यानी कि इसको जोड़ेंगे तो यानी कि ये किसका संधि विच्छेद है ये बताना है। तो इसमें जो है ये इत्यपि का संधि विच्छेद है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ठीक। कथिता अत्र धातु प्रत्ययश्च अस्तः। तो इसमें जो सही होता है इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, कथ उक्त, ठीक। ये अगले पे चलेंगे। अगला प्रश्न है छात्रेषु मोहना पटुतम। इसमें जो पटुतम है इसका प्रत्यय बताना है, ठीक। तो इसका प्रत्यय जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी तमप सही हो जाएगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे मया पाठा पठनीय। तो इसमें जो है रेखांकित प्रत्यय अस्ति करना है, लेकिन रेखांकित कोई है ही नहीं। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो अनियर प्रत्यय होगा, ठीक। इसमें कोई रेखांकित है ही नहीं, अब क्या प्रत्यय यही इसी में पठनीय में ही बताना है। तो इसमें पठनीय में क्या हो जाएगा
अनीय प्रत्यय। ठीक, नेक्स्ट पे चलेंगे। मोहन गेंद से खेलता है, अस्य वाक्यस्य संस्कृत अनुवाद अस्ति। इसको संस्कृत में अनुवाद करना है। ठीक, तो इसका जो संस्कृत अनुवाद हो जाएगा वो आपका ये हो जाएगा, मोहना कंदुके क्रीणति। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट पे चलेंगे। वह विद्यालय की ओर जाता है, अस्य वाक्यस्य संस्कृत अनुवाद अस्ति। इसको भी संस्कृत में अनुवाद करना है, तो इसका जो सही हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। स विद्यालयम प्रतिगच्छति। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग आज हमसे संस्कृत भी पढ़वा लिए। चलिए अगले पे चलते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है विज्ञान का जो पहला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है कि बांझपन जो रोग होता है वो किस विटामिन की कमी से होता है। तो चलिए देखते हैं कौन सा विटामिन है। आप लोग कमेंट करके बताइए कौन सा सही होगा। विटामिन बी होगा, या विटामिन ई होगा, या विटामिन ए होगा, या के होगा। तो चलिए देखते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा वो आपका विटामिन ई सही हो जाएगा। इसी विटामिन ए के कारण ही बांझपन रोग जो है स्त्रियों में होता है, और इसी विटामिन को ब्यूटी विटामिन का नाम भी दिया गया है। और ये इसका रासायनिक नाम जो होता है वो टोकोफेरॉल होता है। ठीक, और बांझपन का तात्पर्य है कि प्रजनन विटामिन, और इसको प्रजनन विटामिन भी कहा जाता है, जिससे कि प्रजनन में जो है बाधा पैदा होता है या उत्पन्न होता है। ठीक, नेक्स्ट पे चलेंगे। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है पासवर्ड से प्रयोक्ता जो है इसका क्या तात्पर्य है। तो इसका जो तात्पर्य है देखते हैं कौन सा सही होगा इसका। इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही हो जाएगा, क्योंकि पासवर्ड का तात्पर्य है कि गोपनीयता बरकरार रख सकते हैं इससे। ठीक, जैसे हम लोग मोबाइल में जो पासवर्ड लगाते हैं उसमें जो है अपने सभी डाटा को जो है सुरक्षित रखते हैं, कोई खोल नहीं सकता। ठीक, इसका यही तात्पर्य है कि वो गोपनीय है। नेक्स्ट पे चलेंगे। जलीय तथा कीटभक्षी पौधा क्या है। तो जलीय और कीटभक्षी पौधे के बारे में बताना है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन जो है ये यूट्रिकुलेरिया जो है ये कीटभक्षी पौधा है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, और ये जल में जो है पाया जाता है। यह सूक्ष्म जलीय जीवों को अपना शिकार बनाता है तथा उनसे जो है अपना पोषण करता है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि कार्बन के बहुत अधिक यौगिक हैं, ऐसा क्यों है जो उसके अधिक यौगिक हैं। तो उसके अधिक यौगिक होने के कारण जो है इसमें श्रृंखलीकरण की प्रवृत्ति सबसे अधिक है। तो इसी के कारण जो है इनके अधिक से अधिक यौगिक हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले पर चलेंगे। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। यहाँ पे नहीं देखना है, नहीं तो आप लोग चुंबकीय क्षेत्र देखे बस लगा दिए खट से। ठीक, चलिए इसमें ऑप्शन जो सही होता है देखते हैं कौन सा होगा। आप लोग भी कमेंट करके बताइए। तो इसमें सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक, वेबर जो है इसका चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं होता, बाकी सारे होते हैं। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है समान ताप पर ध्वनि की चाल अधिकतम कब होगी। तो सबसे अधिकतम समान ताप पर सब ध्वनि की चाल कब होती है। तो हाइड्रोजन गैस में होगी, या नाइट्रोजन में होगी, ऑक्सीजन में होगी, या उपयुक्त सभी गैसों में बराबर बराबर होगी। तो इसमें हाइड्रोजन गैस जो होती है इसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है समान ताप पर। ठीक है, ध्यान रखना है। क्योंकि हाइड्रोजन में ध्वनि लगभग कह सकते हैं कि हाइड्रोजन में जो इसकी चाल होती है 1269 मीटर पर सेकंड तक हो सकती है। ठीक, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका सही होता है फर्स्ट। अगले पे चलेंगे। साबुन क्या है। साबुन जो है क्या है ये बताना है, इस प्रश्न का तात्पर्य यही है। तो साबुन जो होता है वो एक उच्च श्रेणी वसा अम्लों के अल्कली धातुओं के लवण को ही जो है साबुन कहा जाता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है पानी का भापीपन जो है किसके कारण होता है। तो इसमें जो भापीपन होता है पानी का वो भारीपन। ठीक, भारीपन मतलब जो इसका मतलब होता है कि कह सकते हैं, या जो उसका मतलब क्या कहते हैं उसमें जो बैक्टीरिया मतलब गंदापन कह सकते हैं। ठीक, उसका तात्पर्य यही है। तो इसमें ऑप्शन जो सही होता है वो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि
कैल्शियम 2+ आयन, योग मैग्नीशियम 2+ आयन के क्लोराइड्स और सल्फेट के कारण जो है पानी का भारीपन जो है हो जाता है। ठीक, यही इसका कारण है। नेक्स्ट अगले प्रश्न पे चलेंगे। इसमें पूछा जा रहा है अणुओं तथा परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का क्या कारण हो सकता है। अणुओं और परमाणुओं के बीच की बात किया जा रहा है, तो इसमें 49 में ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, जो कि ए और बी दोनों सही होगा। इसमें केवल चक्रण गति होती है और केवल कक्षीय गति दोनों हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। और अगले इस प्रश्न में पूछा जा रहा है एक व्यक्ति के लाल रुधिराणुओं में ए और बी एंटीजन हैं, तो इसके सीरम में कौन सी एंटीबॉडीज होगी। तो देखते हैं कौन सा सही होगा। आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका कौन सा सही होता है। तो इसका जो सही हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कोई एंटीबॉडी नहीं होगी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पे चलेंगे। गणित आ गया, तो गणित के भी आंसरों को जो है हम बता देते हैं। आप लोग पहले ही बता दीजिए कि हमारे टेलीग्राम चैनल को आप लोग जो है फॉलो कर लीजिए और वहाँ से PDF लोड करके इसको सॉल्व कर लीजिए। हम केवल उत्तर को बता देते हैं कि इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा। ठीक, वहाँ से जा कर के आप लोग पूरे 150 प्रश्नों के PDF दिया गया है, वहाँ से लोड कर लीजिए और इसको सॉल्व करिए। ठीक, तो इसमें केवल हम उत्तर को बताएंगे कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो 51 में जो सही होता है वो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगले में 52 में जो सही हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 9। 53 नंबर में सही होता है सी। 54 में सही होता है सी। 55 में सही होता है डी। और उसके बाद 56 नंबर में सही हो जाएगा डी। 57 में सही होगा जो आपका वो बी सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट 58 में सही होगा बी और 59 में भी बी सही हो जाएगा। 60 पे चलते हैं। 60 में जो सही होगा वो ए सही होगा। और 61 पे चलेंगे। 61 में जो है वो आपका ए सही होगा और 62 में डी सही हो जाएगा 0। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। 63 में ए, 64 में ए, 65 में बी। ठीक, नेक्स्ट 66 में डी। 66 के बाद 67 पे चलते हैं। 67 पे डी। 68 पे 68 नंबर पे बढ़ते हैं आगे, तो 68 में जो सही हो जाएगा वो आपका सी। 69 में ए और 69 में ए, 70 में बी और 71 जो आपका प्रश्न आ गया वो पर्यावरण व सामाजिक अध्ययन से है। आप लोग का जो है कमेंट आया था कि कम से कम आंसर को बता दिया करें, हम लोग इसको सॉल्व कर लिया करेंगे। ठीक, लेकिन 1-2 दिन बाद जो है आपके इसको जो है पूरा डिटेल हमारे गणित के सर के द्वारा या अंग्रेजी जो है पढ़ाते हैं उनके सर के द्वारा जो है डिटेल दिया जाएगा आपको इसको। ठीक, अभी जो है इसके उत्तर को आप लोग कमेंट जो कर रहे थे उसके द्वारा हम जो है उत्तर को बता दे रहे हैं। आप लोगों को अगर हल करना हो तो टेलीग्राम से जाकर के PDF लोड करके वहाँ से हल करें। ठीक, तो चलते हैं पर्यावरण व सामाजिक अध्ययन पे। तो इसमें पहला प्रश्न जो पूछा जा रहा है उसमें पूछा जा रहा है महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था। तो ये पहला गुप्त शासक जो था जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी वो चंद्रगुप्त प्रथम थे। ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल सही है। अगले पे चलेंगे। आप लोग भी कमेंट करके बताते रहें कौन सा सही होगा। इसमें पूछा जा रहा है कि दक्षेश के किस देश में संविधान निर्मात्री सभा का हाल ही में चुनाव हुआ है। तो जो अभी जल्द में ही चुनाव हुआ है वो नेपाल देश है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक, कंफ्यूज नहीं होना है। अगले पे चलेंगे। वित्त आयोग का गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो वित्त आयोग का जो है गठन जो होता है वो अनुच्छेद 280 के तहत होता है। ये अनुच्छेद 280 में लिखा गया है। और अगर हम बात करते हैं कि वित्त आयोग के गठन का अधिकार किसको है, तो वित्त आयोग के गठन का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। ठीक,
वित्त आयोग में राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य जो है नियुक्त किए जाते हैं। ठीक, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट में पूछा जा रहा है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई। तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जब हुई थी तो सन था 1973, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक, 1973 में इसकी शुरुआत की गई थी। अगले प्रश्न में चलेंगे। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, और अगर पूरा डिटेल आपको जानना है तो जो है इसमें जो है 1 अप्रैल 1973 में जो है, और पहला जो खोला गया था वो आपका क्या कहते हैं, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान था जो उत्तराखंड में खोला गया था। ठीक, और बाघ परियोजना की शुरुआत जो है यहीं से शुरुआत की गई थी सबसे पहले। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही होता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 मेरिडियम यानी यमोत्तर पर खींची गई है। तो इसमें जो कहा जाएगा उसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। इसे पार करने पर एक दिन बढ़ या घट जाता है। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले में पूछा जा रहा है कि किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार यानी मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है। कमेंट करके बताइए कौन सा इसका सही हो जाएगा। गुजरात में है, तमिलनाडु में है, या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, या पश्चिम बंगाल में है। तो इसका जो सही हो जाता है वो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जो कि तमिलनाडु में ये पार्क स्थित है। ठीक, नेक्स्ट पे चलेंगे। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है। तो जो लिंगानुपात 2011 के अनुसार है वो आपका हो जाएगा, ऑप्शन के अनुसार आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है सही हो जाएगा 940 और अनुपात 1000, यानी 1000 पुरुष पर 940 जो है स्त्रियाँ थी। लेकिन ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू आपकी 1943 पे जो था 1000 हुआ करता था। ठीक, यही था ऑप्शन, ये बिल्कुल एग्जैक्ट जो है लेकिन इसमें ऑप्शन के अनुसार से पहला सही हो जाएगा, ये इसके नियर अबाउट है। ठीक, नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट में पूछा जा रहा है कि किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो किसान का मित्र जो हो कहते हैं, चींटी को कहते हैं, केचुआ को कहा जाता है, मधुमक्खी को कहा जाता है, या तितली को कहा जाता है। कमेंट करके बताइए फटाफट कौन सा सही हो जाएगा। सही उत्तर को कमेंट करिए। चलिए देखते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी केचुआ जो है ये सही ऑप्शन हो जाएगा आपका, जो कि बी में दिया गया है। यही किसानों का मित्र कहलाता है। 78 नंबर में ऐसा क्यों है, क्योंकि यह मिट्टी को खोद कर नीचे जो है बिल बनाकर उसे उपजाऊ बनाता है। ठीक, इसलिए इसी को जो है किसानों का मित्र कहा जाता है। अगले पे चलेंगे। अगले में पूछा जा रहा है कि पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है। चिपको आंदोलन कहाँ से शुरुआत हुआ, इसका तात्पर्य यही है। तो इसकी शुरुआत जो होती है वो ऑप्शन नंबर सी जो कि उत्तराखंड से होती है। ठीक, सुंदरलाल बहुगुणा व श्री चंडी प्रसाद भट्ट ने जो है के नेतृत्व में पर्यावरण को बचाने के लिए आपको चिपको आंदोलन की शुरुआत जो है वर्ष 1973 में जो है किया गया था। ठीक, ये उत्तराखंड राज्य में जो है चमोली ज़िले से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड। नेक्स्ट पे चलेंगे। जीवों के व्यवहार का अध्ययन जो किया जाता है उसको क्या कहा जाता है। वो जीवों के व्यवहार का अध्ययन जो है आपका वो इथोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नियोलॉजी में जो है आपका वो तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोगों जो होते हैं उसका जो है वो होता है। और इथोलॉजी जो होता है इसमें बता ही दिया गया है कि जीवों के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। ठीक, पहला वाला ऑप्शन जो है इटियोलॉजी, इसमें विभिन्न प्रकार के रोगों की विवेचना संबंधी जो है वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है शिक्षण कौशल। तो शिक्षण कौशल पे चलते हैं। तो इसका पहला प्रश्न जो पूछा जा रहा है उसमें पूछा जा रहा है वर्तमान समय में शिक्षा का सबसे उपयुक्त उपागम कौन सा है। तो इसमें जो
सबसे अच्छा उपागम है वर्तमान में, वो ये बी ऑप्शन जो है सृजनवादी उपागम होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, परियोजना विधि के प्रतिपादक। बहुत अच्छा प्रश्न। आप लोग ऐसे प्रश्नों को अगर हमारे प्रैक्टिस सेट को हल कर रहे होंगे तो रिपीटेशन होता रहता है, मिलता होगा आप लोग को। इसी कारण कह रहे हैं कि प्रैक्टिस सेट को हल करना बहुत ही ज़रूरी है और पढ़ाई करते रहें, प्रैक्टिस सेट को हल करते रहें, क्योंकि अभी परीक्षाएं जो हैं कोई संभावना नहीं है। जब हो जाएंगी तो आपके लगभग प्रश्न जो है तैयार रहेंगे, अधिक से अधिक आप लोग को प्रश्नों के उत्तर याद रहेंगे। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किलपैट्रिक साहब के द्वारा परियोजना विधि का जो है प्रतिपादक किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले में पूछा जा रहा है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से क्या तात्पर्य है। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन का तात्पर्य जो होता है वो सीखने की प्रक्रिया के दौरान शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्रों को नियमित रूप से आंकलित करना ही होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे और इसमें पूछा जा रहा है कि सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण क्या है। सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण जो है ये लिखना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी मेरे को राइट आंसर हो जाएगा। ये लिखना अधिगम जो होता है ये प्रक्रिया का हिस्सा ही है तथा सूक्ष्म गतिक कौशल का भी उदाहरण है। नेक्स्ट पे चलेंगे, शिक्षण पुनर्बलम जो होती है उसकी आकस्मिकताओं का क्रम क्या है, और जो क्रम है ये इसकी किसने परिभाषित किया है। तो देखते हैं कौन सा सही होता है। तो इसमें जो सही हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन BF स्किनर के द्वारा जो है इसको परिभाषित किया गया है, पुनर्बलन। ठीक, नेक्स्ट पे चलेंगे, शिक्षण का मूलभूत सिद्धांत क्या है। शिक्षण का मूलभूत सिद्धांत जो है वो आपका फर्स्ट में क्रियाशीलता का सिद्धांत ही जो है शिक्षण का मूलभूत सिद्धांत होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। शिक्षण का सबसे अधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है। तो शिक्षण का सबसे अधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य जो होता है वो उपयोगी ज्ञान प्रदान कर सर्वांगीण विकास करना होता है। ठीक, नेक्स्ट पे चलेंगे, वैयक्तिक संप्रेषण का उद्देश्य क्या है। वैयक्तिक संप्रेषण जो होता है उसका उद्देश्य होता है इसमें छात्रों के व्यक्तिगत विभिन्नताएं भी होती है, बालकों की विशिष्ट योग्यताओं और व्यक्तित्व का विकास भी होता है और साधारण बालकों के लिए व्यक्तिगत शिक्षण की आवश्यकता भी होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 डी सही हो जाएगा, जो कि उपयुक्त सभी होगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, समग्र साक्षरता पर बल देने की बात किस में कही गई है। तो इसमें जो कही गई है समग्र शिक्षा पर बल देने की बात वो आपका संशोधित शिक्षा नीति में कही गई है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। नेक्स्ट है, समेकित शिक्षा किस तरफ इंगित करती है। तो समेकित या शिक्षा जो इंगित करती है वो आपका ऑप्शन नंबर बी की तरफ करती है, जो कि सामान्य बच्चे एवं विभिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक ही स्कूल होना चाहिए। ठीक, समावेशी शिक्षा या समेकित शिक्षा एक ही है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। तो इसमें बाल मनोविज्ञान के प्रश्न हैं, तो इसका प्रश्न जो है उत्तर को भी देखते हैं। हाँ, तो चलिए ऑप्शन भी दिखने लगा। तो इसमें पूछा जा रहा है कि अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास जो है किन अवस्थाओं में किसकी एक विशेषता है। तो चलिए देखते हैं, अमूर्त चिंतन की बात किया जा रहा है। तो इसमें जो सही हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जीन पियाजे के अनुसार ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो है चौथी अवस्था होती है, जो कि ये 11 वर्ष के से 15 वर्ष के मध्य में बताया है जीन पियाजे साहब ने। ठीक, ये लगभग चारों अवस्थाएं जो दी गई हैं ये जीन पियाजे की ये चारों अवस्थाएं हैं। ठीक, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, इस प्रश्न में ये पूछा जा रहा है कि एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है। ठीक, एक बच्चा जो है तर्क प्रस्तुत करता है, आप यह मेरे लिए करें और मैं वह आपके लिए करूँगा। तो वह बच्चा जो है कोहल वर्ग की नैतिक तर्कणा की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा ये बताना है। तो इसमें जो सही हो जाएगा वो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। वह बच्चा जो है एक अच्छा लड़का या लड़की जो भी है, अच्छा लड़का या अच्छी लड़की अभिमुखीकरण है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट की तरफ चलेंगे।
इसमें पूछा जा रहा है कि प्रगतिवादी शिक्षा जो होती है इसका क्या तात्पर्य है। तो प्रगतिवादी शिक्षा का तात्पर्य है कि समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर अधिक बल देती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आप लोग सभी ऑप्शन को पढ़िए, ठीक, हम उन्हीं उत्तर को बताएंगे जो सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है। तो जो विकास और अधिगम को जोड़ता है वो जो है आपका ये डी हो जाएगा, जो कि अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा आपका। ठीक, नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट में कह रहा है या पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है। तो जो विकास का सिद्धांत नहीं है यही बताना है। तो इसमें देखते हैं कौन सा नहीं है। 95 में ऑप्शन नंबर बी जो है यही विकास का सिद्धांत नहीं होता है, क्योंकि विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है, ऐसा नहीं है। ठीक, कोई निर्धारित नहीं है विकास का, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक, नेक्स्ट पे चलेंगे। अगले में पूछा जा रहा है फ्रॉड के अनुसार व्यक्ति में आक्रामकता का कारण क्या होता है। तो व्यक्ति जो है गुस्सा जो होता है उसका क्या कारण है, गुस्सैला प्रवृत्ति का जो हो जाता है, तो इसमें उसकी मृत्यु जो होती है वो मूल प्रवृत्ति है। ठीक, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है ए ऑप्शन के साथ अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सही कथन जो है उसको बताना है। तो चारों ऑप्शन आप लोग को दिख रहा है स्क्रीन पे, सही कथन को पढ़कर बताइए आंसर क्या होगा इसका। तो चलते हैं। तो 97 में ऑप्शन नंबर सी जो है ये प्रलोभन बालक के अंतर्नोद संबंधी व्यवहार उत्पन्न जो है ये करता है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। विकास कहाँ से शुरू होता है। तो विकास जो शुरू होता है वो ऑप्शन नंबर बी प्रसव पूर्व अवस्था से ही शुरू हो जाता है। विकास जो होता है बालक वो गर्भ में जब होता है तभी से जो है उसका विकास शुरू हो जाता है। ठीक, इसका तात्पर्य यही है। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट, बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर करता है। तो प्रारंभिक विकास की बात किया जा रहा है, ध्यान देना है आप लोग को। तो प्रारंभिक विकास जो होता है वो वातावरण एवं परिवेश से होता है। ठीक, तो जैसा उसका वातावरण या परिवेश होगा उसी प्रकार से उसका प्रारंभिक विकास होना शुरू हो जाएगा, ये इसी बात पे निर्भर करता है। ठीक, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि पावलोव ने अपने क्लासिकल अनुबंधन में किस पर प्रयोग किया है। तो यानी कि ये जो है किस पे प्रयोग किया है पावलोव साहब ने, तो यही बताना है इसमें। तो सभी लोग जानते हैं इन्होंने जो है कुत्ते पर प्रयोग किया था। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सामान्य ज्ञान और समाज की यानी करंट अफेयर। तो इसका पहला प्रश्न सामान्य ज्ञान पे चलते हैं। तो इसका पहला प्रश्न है ब्रिज जो है किसमें अपनाई जाने वाली तकनीकी है। बहुत अच्छा प्रश्न है, कमेंट करके बताइए। ब्रिज शब्द जो है ये एथलेटिक में है या कुश्ती में है, भारोत्तोलन में है, कराटे में है। तो फर्स्ट में इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है ये कुश्ती में जो है अपनाई जाने वाली तकनीकी है ब्रिज, कुश्ती सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में कह रहा है कि जो है किस पुस्तक को समाजवाद की बाइबिल कहा जाता है, बताना है। इकोनॉमिक ऑफ वेलफेयर, दास कैपिटल, वैल्यू एंड कैपिटल, एशियन ड्रामा। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी दास कैपिटल जो है इसी पुस्तक को समाजवाद की बाइबिल का नाम दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। मंदिरों का शहर किसे कहा जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। मंदिरों का शहर जो कहा जाता है वो मदुरई को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है सुनीता विलियम्स कौन थी, बताइए। अंतरिक्ष यात्री थी, मिसाइल विज्ञानी थी या नाभिकीय वैज्ञानिक थी या अंतर्राष्ट्रीय माफ़ कीजिएगा अंतरिक्ष भौतिक विज्ञानी थी। तो इसमें जो सुनीता विलियम्स थी वो एक अंतरिक्ष यात्री थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। ठीक, अगले तरफ पढ़ेंगे प्रश्न पे। तो इसमें पूछा जा रहा है सुप्रसिद्ध पुस्तक जो है काबुलीवाला के लेखक कौन है। काबुलीवाला के लेखक जो हैं वो आपकी रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होता है। अगले पे चलेंगे। बचपन बचाओ आंदोलन के संरक्षक कौन हैं। तो इसमें कमेंट करके बताइए कौन हो जाएंगे। मलाला यूसुफजई हैं।
सोनी गुरुजी हैं या सलमान खान है या कैलाश सत्यार्थी है? कमेंट करके बताइए कि कौन सा इसका सही होगा। तो इसमें जो सही हो जाता है वो आपका ऑप्शन नंबर डी कैलाश सत्यार्थी सही हो जाएगा। ठीक, इन्होंने ही 1980 में बचपन बचाओ आंदोलन की स्थापना की और 2014 में इनको जो है नोबेल पुरस्कार शांति का जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक, ये भारतीय बाल अधिकार कार्यकर्ता भी रहे हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर कैलाश सत्यार्थी 4 सही होगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें कलारी पट्टू जो है, कलारी पाट लिखा गया है लेकिन कलारी पट्टू है, किस राज्य का मार्शल आर्ट है, यही बताना है। तो इसमें जो कलारी पट्टू मार्शल आर्ट है वो आपका केरल राज्य का है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया? तो यूएनओ कह सकते हैं या संयुक्त राष्ट्र संघ उसका पूरा नाम है। तो ये कब जो है अस्तित्व में आया ये बताना है। तो इसमें देखते हैं कि इसका कौन सा आंसर सही होता है। कमेंट करके आप लोग बताइए। 1974 में आया, माफ़ कीजिएगा 1947 में आया या 1950 में आया, 1945 में आया या 1946 में आया? तो ये जो आपका अस्तित्व में आया है वो ऑप्शन नंबर सी 1945 में अस्तित्व में आया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है, शिव कुमार शर्मा किसके प्रसिद्ध वादक हैं? तो शिव कुमार शर्मा जो है ये संतूर वादक हैं, प्रसिद्ध संतूर वादक ये हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। किस स्मारक को भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहते हैं? तो भारत का राष्ट्रीय स्मारक जिसे कहा जाता है वो आपका ए ऑप्शन होगा इंडिया गेट, फर्स्ट नंबर सही हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न में चलते हैं। कमेंट करके आप लोग भी अपने उत्तर को लिखते रहेंगे। ठीक है, चलिए इसमें पूछा जा रहा है कि दैनिक समाचार पत्र जो है केवल किसको छोड़कर है? तो इसमें 3 जो है दैनिक समाचार पत्र है, बाकी एक नहीं है, वही बताना है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर आपका सी है ये इंडिया टुडे, ये एक दैनिक समाचार पत्र नहीं है, बाकी सारे जो है समाचार पत्र हैं। ठीक, नेक्स्ट पे चलेंगे। तो नेक्स्ट पूछा जा रहा है बेटन कप जो होता है वो किस खेल से संबंधित है? तो बेटन कप आपका ये हॉकी खेल से संबंधित है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है, सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, विश्व बैंक किसको विश्व बैंक कहा जाता है? सारे ऑप्शन को पहले देखते हैं। हाँ चलिए दिखने लगा। तो किसको विश्व बैंक कहा जाता है ये बताना है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक जो है इसी का नाम है विश्व बैंक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आप अगले तरफ चलेंगे। अगले प्रश्न पूछा जा रहा है प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक जो हैं वो सचिन तेंदुलकर हैं। प्लेइंग इट माई वे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा उत्पादक संघ कार्टेल का उदाहरण है? तो कौन सा उदाहरण है, चलिए उत्पादक है बताना है। चलिए देखते हैं। तो इसमें जो पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन जैसे ओपेक जो है यही जो है हमारा कार्टेल का उदाहरण यानी उत्पादक संघ का उदाहरण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसी के साथ अगले प्रश्न पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री के विषय में बात किया जा रहा है। तो एनी बेसेंट थी, मायावती थी या विजय लक्ष्मी पंडित थी या सुचिता कृपलानी थी? तो बताइए कौन सा इसका आंसर होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जो कि सुचिता कृपलानी हमारी उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री बनी थी। ठीक, नेक्स्ट पे चलेंगे। बीसी रायल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो बीसी रायल जो पुरस्कार दिया जाता है वो चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, सही हो जाएगा। भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार जो है वो कौन सा है? वीर चक्र है या परम विशिष्ट सेवा पदक है या कीर्ति चक्र है या परमवीर चक्र है? कमेंट करके बताइए आप लोग कि इसका कौन सा सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। 118 नंबर में आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही हो जाएगा, जो कि सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र ही है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। और यह उच्च कोटि की शूरवीरता एवं त्याग के लिए प्रदान किया जाता है। ठीक, और यह जो है सर्वोच्च सैन्य अलंकरण भी है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे।
अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न में पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में असाधारण कार्य के लिए दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार की बात किया जा रहा है यहाँ पे। तो इसमें ये पर्यावरण के लिए दिया जाता है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए, साहित्य एवं पत्रकारिता के लिए या अंतर्राष्ट्रीय समझ के लिए। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होता है बताइए आप लोग कमेंट करके। तो वैसे आम लोग जानते होंगे तो पुलित्जर पुरस्कार जो होता है वो पत्रकारिता के लिए दिया जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें दो ऑप्शन लिखा गया है, तो पत्रकारिता ये साहित्य के साथ है, तो साहित्य एवं पत्रकारिता दोनों के लिए ये दिया जाता है। और ये कहाँ पे दिया जाता है अगर बात करते हैं इसकी, तो ये जो है कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका द्वारा जो है प्रदान किया जाता है, जो कि संयुक्त राज्य में जो है स्थित है अमेरिका में, ठीक। नेक्स्ट पे चलेंगे अगले प्रश्न पे। तो इसमें बी साई प्रानीथ जो है किस खेल से संबंध है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है आपका, बी नहीं ये हाँ बी जो है बैडमिंटन से ये संबंध रखती हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न में जो है आपको मिलान करना है, कौन सा जोड़ा सही नहीं है ये बताना है। तो नहीं कौन सा जोड़ा है ये बताना है। तो इसमें देखते हैं कौन सा सही नहीं है। तो मुत्तुस्वामी दीक्षित जो है ये कर्नाटक के संगीतकार हैं। अगला है परवीन सुल्तान जो है ये गायिका हैं। और अगला है MS गोपाल कृष्णन वायलिन वादक हैं, ये भी सही है। नेक्स्ट नंद बोस बांसुरी वादक हैं। ये ऑप्शन नंबर डी इसको बना लीजिए, सही लिखा गया है, ठीक। तो कौन सा नहीं है, तो इसमें जो आपका डी ऑप्शन है ये बिल्कुल नहीं सही हो जाएगा, ठीक। यही नहीं है, बाकी तीनों ऑप्शन जो है आपके सही हैं, ठीक। नंदलाल बसु भारत के एक प्रसिद्ध चित्रकार हैं। क्या हैं? चित्रकार हैं। तो ये क्या हो जाएंगे? चित्रकार हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट पे चलेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि किस लेखक द्वारा अनुभवी अभिनेत्री रेखा की जीवनी रेखा दी अनटोल्ड स्टोरी लिखी गई है। तो दी अनटोल्ड स्टोरी जो लिखी गई है वो आपका यासीर उस्मान के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगले पे चलेंगे। अगले में पूछा जा रहा है कि कौन सा देश अपने प्रसिद्ध पर्यटक स्थल से मेल नहीं खाता है। तो चलते हैं देखते हैं कि कौन सा प्रसिद्ध स्थल है जो मेल नहीं खाता है। तो इसमें जो सही हो जाएगा वो आपका श्रीलंका पद्मनाभस्वामी मंदिर जो है ये मेल नहीं खाता है। बाकी चीन जो है, चीन की विशाल दीवार है चीन में, भूटान में ताकसांड है और नेपाल में पशुपति नाथ का मंदिर है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी मेल नहीं खा रहा है, बाकी तीनों मेल खा रहे हैं। नेक्स्ट पे चलेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा युग्म सही है। तो जो सही है वो बताना है। ग्रीष्म ओलंपिक जो है 2020 टोक्यो में हुआ था और वही ग्रीष्म ओलंपिक 2016 रियो डी जेनेरियो में हुआ था। और अगला है 2012 का लंदन में हुआ था। तो इसमें ऑप्शन को देखते हैं सभी। हाँ चलिए दिखने लगा कौन सा सही होगा इसका। तो इसमें ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये तीनों सही है, पहला भी, दूसरा भी और तीसरा भी। तो सभी सही है, ठीक। नेक्स्ट पे चलेंगे। अखाड़ा द थायराइड्स बायोग्राफी ऑफ महावीर सिंह फोगाट के लेखक जो है कौन है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी सौरभ दुग्गल के द्वारा ये बायोग्राफी जो है लिखी गई है, ठीक। नेक्स्ट पे चलेंगे। 2018 अंतर्राष्ट्रीय सेना खेल IAG का आयोजन किस देश में हो रहा है या हुआ था। अब तो बीत ही गया है, तो हुआ था ये बताना है, ठीक। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सही होता है वो आपका डी, इन सभी में जो है सही हो जाएगा। जैसे ईरान, आर्मेनिया और रूस में ही ये हुआ था, ठीक। नेक्स्ट पे 2018 में मोहन बागान रत्न किसे दिया गया था। तो मोहन बागान रत्न जो दिया गया था वो प्रदीप चौधरी को दिया गया था 2018 में। ये ऑप्शन सही होता है आपका। नेक्स्ट है नेशनल ट्रेडर्स कॉन्क्लेव 2018 किस राज्य में आयोजित किया गया। तो ये जो आयोजित हुआ था वो नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे करंट अफेयर हैं, पुराने प्रैक्टिस सेट को हम लोग हल कर रहे हैं, इसलिए पुराने ही करंट अफेयर हैं। और ये इस समय जो है आपके स्टैटिक जीके के रूप में या जीके के रूप में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसको इग्नोर नहीं करना है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि किस भारतीय शटलर ने जो है
2018 पुरुषों के एकल रूसी ओपन बैडमिंटन हॉकी ट्रॉफी जीती है। तो इसमें जो जीता गया है वो ऑप्शन नंबर सी सौरभ वर्मा के द्वारा जीता गया है, जो कि सही हो जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट पे चलेंगे। किस असमिया फिल्म को लॉस एंजिल्स में तीसरे लव इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2018 में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जो है मिला है? तो ये ऑप्शन इसका जो सही होता है वो माही बोटे डमेलाइट को जो है मिला है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट पे चलेंगे। रीजनिंग के प्रश्न आ गए। रीजनिंग में भी जो है ये आपके बोर्ड पे ही सर के द्वारा जो है बताया जाएगा, तो इसमें हम ऑप्शन को बता देते हैं जो सही होता है। आप लोग कमेंट जो है इसके PDF को लोड करके हल करिएगा। ठीक, तो इसका ऑप्शन पहले का जो है 131 का सही हो जाएगा। ये जो सही होता है वो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मौसेरा भाई हो जाएगा। अगले पे 32 नंबर में जो सही होगा वो आपका डी सही हो जाएगा। ठीक, अगले पे चलेंगे। 33 में जो सही होता है वो भी सही हो जाएगा। ठीक, 53। अगले पे 34 में सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट 35 नंबर में, चलिए 35 नंबर में देखते हैं। तो इसमें जो सही होता है सी सही हो जाएगा। ठीक, ए यानी कि ना तो एक और ना ही दो सही है। नेक्स्ट की तरफ चलेंगे। कंप्यूटर के प्रश्नों को देखेंगे फटाफट। BIOS जिसका संक्षिप्त रूप है, तो इसका पूरा नाम बताना है। BIOS का पूरा नाम जो हो जाएगा आपका वो होता है बेसिक इनपुट आउटपुट और सिस्टम। ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट पे पूछा जा रहा है छोटे बच्चों को ग्राफिक रेखानुकृतियों की शिक्षा देने के लिए कंप्यूटर में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो जो छोटे बच्चों को ग्राफिक बनाने के लिए जो शिक्षा में प्रयोग किया जाता है वो आपका क्या कहते हैं, लोगो है। ठीक, सबसे पहले लोगो ही बनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। अगले में पूछा जा रहा है कंप्यूटर भाषा यानी जावा जो है इसके आविष्कारक कौन है? जावा के आविष्कारक जो हैं वो आपके ये सन माइक्रो सिस्टम जो है, इन्हीं के द्वारा जो है जावा का आविष्कार किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। वर्तमान में पर्सनल कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाली सबसे बड़ी यूनिट स्टोरेज कौन सी है? बहुत अच्छा प्रश्न है। आप लोग GB MB जो है KB देखते होंगे, सुनते होंगे, नेट यूज कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी यूनिट स्टोरेज की बात किया जा रहा है, तो यही बताना है। तो इसमें जो सबसे बड़ी यूनिट स्टोरी होगी बताइए कमेंट करके। TB हो जाएगी, GB होगी या KB होगी या MB होगी? तो 1024 KB जो होती है वो 1 MB के बराबर हो जाएगा। ठीक, और 1024 MB जो हो जाएगा वो 1 GB के बराबर हो जाएगा, और 1 GB 1024 GB जो होगा वो 1 TB के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका सबसे बड़ा इसमें जो है वो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट में चलेंगे। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है अक्षरों तथा चिन्हों को बाइट्स में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं? तो इसमें जो स्टोर करने की विधि को कहा जाता है वो कोडिंग सिस्टम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। इसमें पूछा जा रहा है जीवन कौशल और प्रबंध एवं अभिवृत्ति के बारे में। तो इसका मानव मूल्य के कितने प्रकार हैं? तो मानव मूल्य के भी प्रकार हो गए, चलिए देखते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें जो सही होता है वो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। 5 प्रकार के मानव के मूल्य होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट है डिटेल में आप लोग को पढ़ने के लिए जल्दी क्लासेस शुरू कर दी जाएगी। ठीक है, आप लोग ऐसे ही अभी प्रैक्टिस सेट करते रहें, क्लास भी आपको मिलने लगेगी जल्द ही। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। पुरस्कार का नकारात्मक पक्ष क्या है? तो पुरस्कार जो किसी को दिया जाता है तो इसका नकारात्मक पक्ष पूछा जा रहा है, तो इसमें ऑप्शन जो सही होता है वो डी उपयुक्त सभी सही हो जाएगा, जो कि लालच भी जो है पुरस्कार के ही में आएगा। नेक्स्ट ईर्ष्या, ये लालच कराता है और ईर्ष्या भी कराता है, द्वेष भी कराता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होता है। नेक्स्ट पे दंड किस प्रकार का प्रेरक है? जब किसी बालक को दंड दिया जाता है तो किस प्रकार का प्रेरक है ये इसका बताना है। तो इसमें जो ये एक नकारात्मक प्रेरक के रूप में काम करता है। जब बालक को परमानेंट जो है दंडित किया जाएगा या उसको हरास किया जाएगा तो उसका जो है उसको बहुत ग्लानि महसूस होगी और वो पढ़ाई में जो है अपना या किसी भी काम में मन नहीं लगाएगा। ठीक, क्योंकि उसको आदत बन जाएगी धीरे धीरे। क्या करेंगे मास्टर साहब, मारेंगे ही तो,
और क्या करेंगे, तो यही नकारात्मक प्रभाव जो है प्रेरणा जो है उस पर उत्पन्न करता है। ठीक, तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही होता है। अगली तरफ चलेंगे, अगली तरफ जब चलेंगे तो इसमें पूछा जा रहा है धर्म विहीन शिक्षा जो होता है उसके अंततः त्रिरर्थक सिंह होती है, यह किसका कथन है। धर्म विहीन शिक्षा अंततः त्रिरर्थक सिंह होती है, ये कथन किसका है ये बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए ये महात्मा गांधी जी का कथन है, सही हो जाएगा ऑप्शन ए फर्स्ट। नेक्स्ट है सक्षम के लिए शिक्षण को कौन सा प्रदर्शित नहीं करता है। तो चलिए ऑप्शन को पहले देखते हैं चारों। हाँ चलिए दिखने लग गया होगा आप लोग को। तो इसमें जो सही हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि विद्यार्थियों को एकांकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाता है। तो यही जो है सक्षम शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है। बाकी सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे आपके। तो ऑप्शन नंबर इसका भी सही होगा, क्योंकि इसमें नहीं पूछा जा रहा है। नेक्स्ट पे चलेंगे। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है। तो जो सही नहीं है उसके विषय में बात करते हैं। तो इसमें देखते हैं सी ऑप्शन जो है ये हमेशा सफल होती हैं, ये सही नहीं। कभी भी जो है आंतरिक अभिप्रेरणा जो होती है बच्चों के लिए सफल नहीं होती, कभी कभी असफल भी होती है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है छोटे शिक्षार्थियों में जो है कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है। इसका ऑप्शन किस प्रकार से है चलिए दिख रहा होगा आप लोग को। तो पठन कठिनाई का नहीं है ये बताना है। तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा, शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई जो होती है यही पठन कठिनाई का लक्षण नहीं होता है। ठीक, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सीखने के लक्षण के रूप में आप जो है किसे नहीं मानेंगे। तो सीखने का लक्षण क्या नहीं है, ऑप्शन को देखते हैं। 3 ऑप्शन यहाँ दिख रहा है, अभी और पढ़िए तीनों को। ठीक, चौथा यहाँ पे जो है आपको दिख रहा होगा, इसको भी पढ़ लीजिए। तो बताइए इसका कौन सा सही होता है। तो इसमें जो ऑप्शन सही होता है वो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जो है परामर्श का उद्देश्य क्या है। तो परामर्श का उद्देश्य जो होता है बच्चों को समझाना होता है, बच्चों की कमियों का कारण पता लगाना होता है, बच्चों को समायोजन में सहायता प्रदान करना होता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा डी, इसमें कोई नहीं, परामर्श का उद्देश्य ये नहीं है। ठीक, अगले पे चलेंगे। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग क्या है। ऑप्शन दिख रहा होगा आप लोग को। तो इसमें जो सही होता है बताइए, कमेंट करिए कौन सा सही होगा। इसमें ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि शिक्षण का आदर्श रूप में व्यवहार करना ही जो है क्या कहते हैं बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सबसे उत्तम सर्वोत्तम मार्ग होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज का 150 प्रश्नों को हम लोग हल कर लिए हैं, और अब मिलते हैं अगले प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।